हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपने हजारों लोगों का पिछला जन्म देखा है। उन्होंने खुद देखा है, जैसे आपकी पास्ट लाइफ है तो आप देख रही हैं। आई एम जस्ट अ नेविगेटर। पिछला जन्म होता भी है, ये हम कैसे माने? रामायण में भगवान राम ने सिर्फ एक ही गलती की थी, तो उन्होंने छुपकर बाली पर वार किया था। ठीक है, जब वो वार किया था तो उसे वचन भी दिया था कि कभी यही कर्म मुझ पे होगा। बाद में महाभारत काल आता है तो एंड में एक बार अपनी वो ध्यान साधना में होते हैं और एक शिकारी आकर तीर चलाता है, तो अंगूठे में आके बाण लगा तो उसी से अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। उस समय में उन्होंने बताया था कि तुम पिछले जन्म में बाली थे, मैंने तुम पर छुप कर तीर चलाया था, इसीलिए ये कर्म मुझ पर हुआ है। तो इतने रेफरेंसेस होने के बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि पास्ट लाइफ होता है या नहीं होता, तो फिर तो हम क्या सनातन को मान रहे हैं। सतयुग में मैं क्या थी, द्वापर में क्या थी, क्या ये आम आदमी भी जान सकता है क्या? सुशांत सिंह के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमने उनकी पास्ट लाइफ देखी हुई है। मेरे पास एक सज्जन आए थे, उनका कहना था कि उनके लेफ्ट साइड में यहाँ पर चेस्ट में पेन होता है। पता चला जी कि जब वो पास्ट लाइफ में गए तो 1962 की जो इंडो चाइना वॉर थी उस दौरान उनको इस जगह पे गोली लगी। हमारे सवाल जिनका जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है, वो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मिल जाएगा? कई लोगों के बर्थ मार्क होते हैं, ठीक है। अब बर्थ मार्क का क्या कारण हो सकता है, वो तो मेडिकल साइंस क्या निकालेगी उसका कारण। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनके यहाँ पर ना जलने का निशान था पर साथ में सर्कल्स में था, जैसे चूड़ियाँ होती हैं। तो पास्ट लाइफ में जाके उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड ने उनको जला दिया। क्या इस जन्म में अगर मेरे अंदर कोई ऐब है तो वो क्या मैं लेके अगले जन्म में जाऊंगा? आपकी चॉइसेस आपके साथ जा सकती हैं। हमारा ऑफिस हाईजैक हुआ था, हमारे ऑफिस में 6 किन्नर आए। आने के बाद ये बंद करो बंद करो बंद करो, तो वो मुझसे सेशन करवाने आए या मेरा सेशन करने आए? दे हैड अ वैलिड क्वेश्चन कि मैं किन्नर क्यों? तो जवाब निकल आया, तो मेरे लिए भी तो एक लर्निंग होगी। हाँ। पास्ट लाइफ में देवर गुंज हुई, ठीक है। तो वो लुटेरे थे। अब वो लुटेरे क्या करते थे कि जब कोई बारात जा रही है, कुछ जा रहा है, तो उनको रास्ते में लूटा करते थे। कई लोग तो उनके साथ और उसके बाद नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। पिछले जन्म में हम क्या थे, अगले जन्म में हम क्या होंगे, पिछला जन्म एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये सदियों से चर्चा का विषय रहा है। कोई कहता है मैं पिछला जन्म अगला जन्म नहीं मानता, कोई कहता है मैं अच्छे कर्म इसलिए कर रहा हूं ताकि अगला जन्म सुधर जाए। ज्योतिष ये कहता है कि आपके संचित कर्म और पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वही आपका भाग्य बनते हैं। गीता में भी आत्मा अजर अमर है, ये कहा गया है। अब ये सारी जो कहानियां हैं उन्हें आज एक साथ बुनने की, संजोने की हम कोशिश करने वाले हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, पॉडकास्ट में आपको ये भी पता चलेगा। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या है, ये भी आप समझेंगे। इन दोनों के बीच का क्या कोई फर्क है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों ही शब्दों के बीच में। तो ये सारी बातें आज आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मेरे साथ पास्ट लाइफ एक्सपर्ट मौजूद हैं, मशहूर ज्योतिषाचार्य भी वो हैं। मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है गुरप्रीत सिंह अरोरा। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। पास्ट लाइफ एक्सपर्ट आप हैं एंड आई एम श्योर कि आपने हजारों लोगों का पिछला जन्म देखा है। उन्होंने खुद देखा है। अच्छा, आप उनको लेके गए पिछले? हाँ, आई एम जस्ट अ नेविगेटर। अच्छा, तो अगर पास्ट लाइफ किसी की है, जैसे आपकी पास्ट लाइफ है, तो आप देख रही हैं, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि अब आप क्या देख रही हैं, कि आप क्या देख रही हैं। जो आप देख रही हैं वो आप बता रही हैं। तो मैंने सुना है, देखा आपने। ठीक है। अब अगर मैं शुरुआत इसी के साथ करूं कि पिछला जन्म होता भी है, ये हम कैसे माने, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, इसके लिए कई सारी केस स्टडीज़ हैं, जो मेरे पास केस स्टडीज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे ना मानने का मतलब ही नहीं उठता।
रीज़न बीइंग कि जब मैं इस लाइन में आया था तो मैंने सीखा तो मुझ पे पास्ट लाइफ किया गया और मैंने अपनी 6 पास्ट लाइफ देखी। तो जब मैं अपनी पास्ट लाइफ देख चुका हूँ और अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग टाइम पीरियड की देख चुका हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये नहीं एग्जिस्ट करती। सबसे बड़ी बात ये है कि उन जगहों पे मैंने अपने आप को देखा, ऐसी परिस्थितियों में देखा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे फॉर इंस्टेंस, मुझे अगर पानी से डर लगता है तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं पानी में जाऊंगा या जहाज़ पे जाऊंगा या कश्ती पे जाऊंगा। तो मैंने अपने आप को एक जगह पर एक पास्ट लाइफ में अपने आप को समुंदर में देखा, राइट। मुझे अगर ऊंचाई से डर लगता है तो मैं सबसे पहली चीज़, ऊंचाई पे मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाकर अगर बालकनी में खड़े होते हुए चक्कर से आते हैं तो इसका मतलब मैं पहाड़ों में जाकर ऊपर मैं अपने आप को कैसे विजुअलाइज कर सकता हूँ। हाँ. अगर मैंने अपने आप को उस परिस्थिति में देखा और मैंने टाइम पीरियड अलग अलग देखे हैं, समुंदर के पास जब मैंने अपने आप को देखा तो अलग टाइम पीरियड था, जब मैंने अपने आप को पहाड़ों में देखा तो अलग टाइम पीरियड था, तो वो चीज़ें मैच करती हैं। और उन चीज़ों को देखने के बाद जो मेरे बचपन से आते हुए डर थे, मेरे मन के डर थे, जब वो निकल गए, वो मेरे लिए एक इवेंट बेस्ड ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कि मुझे उसी वक्त सोल्यूशन मिल गया, तो मैं उसको कैसे नकार सकता हूँ। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि मेरा विश्वास है या नहीं है, तो मेरा विश्वास तो है। वो तो सीखते सीखते ही आ गया था। पर हाँ, अगर आप कहें कि और रेफरेंसेस क्या है, तो गीता में जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस दौरान श्री कृष्ण ने भी तो ये ज्ञान दिया था अर्जुन को, जब अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाने से मना कर दिया था। तो अगर हम लोगों का विश्वास गीता में है, सनातन में है, तो फिर हम उस कथन को कैसे भूल सकते हैं जो उस समय में बताया गया था। महाभारत तो बड़े चाव से देखते हैं और उसमें जो सिखाया जाता है वो हम देखते नहीं। हम अम्बा अम्बालिका के बारे में जानते हैं, जब महाभारत के बारे में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या फिर देखा है हमने, ठीक है। पहले 17 एपिसोड्स देखोगे तभी अम्बा अम्बालिका के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। और वही उनमें से ही जो एक बहन होती है जिसकी जो अपने लेती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस समय देवव्रत यानी कि जो भीष्म पितामह थे वो उन्हें उठा लाए थे उनकी इच्छा के विरुद्ध। तो बाद में वो कहती हैं कि मैं कल को आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी, और वही आकर शिखंडी के रूप में उनकी मृत्यु का कारण बनती है, राइट। तो फिर वो भी तो पास्ट लाइफ थी ना, जब अम्बालिका बाद में शिखंडी बनकर उनके सामने आती है तभी तो वो अपने शस्त्र छोड़ देते हैं, हाँ. ठीक है। तो ये कितनी चीज़ें हैं जो वेरीफाई करती हैं। रामायण से ले लो, महाभारत से ले लो, अब रामायण की बात करते हैं। रामायण में भगवान राम ने सिर्फ एक ही गलती की थी जो गलत थी, कि उन्होंने छुपकर बाली पर वार किया था, ठीक है। जब वो वार किया था तो उसे वचन भी दिया था कि कभी यही कर्म मुझ पे होगा, तुम्हारे ही हाथों से होगा और वो तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगा, या फिर उस टाइम के बाद तुम्हारा मोक्ष होगा, ठीक है। तो जब बाद में महाभारत काल आता है या फिर जब द्वारिका नगरी में वो रह रहे होते हैं, तो एंड में एक बार अपनी वो ध्यान साधना में होते हैं और एक शिकारी आकर तीर चलाता है, हाँ. अब वो तीर जाके उनके अंगूठे पे लगता है। सोचो, जिसने महाभारत का युद्ध झेल लिया हो तब भी तो कितने बाण लगे थे, कर्ण ने बाण चलाए थे, कितना कुछ हुआ था। वो उससे तो उनको इतना कुछ हुआ नहीं, एक अंगूठे में आके बाण लगा तो उसी से अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। उस समय में उन्होंने बताया था कि तुम पिछले जन्म में बाली थे, मैंने तुम पर छुप कर तीर चलाया था, इसीलिए ये कर्म मुझ पर हुआ है, यानी कि ये कर्म का प्रतिफल है, और अब के बाद इस जन्म के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इतने रेफरेंसेस होने के बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि पास्ट लाइफ होता है या नहीं होता, तो फिर तो हम क्या सनातन को मान रहे हैं। तो ये बात आप सोच के देखिए और मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया होगा। आपकी स्माइल बता रही है जवाब तो मिला। ठीक बात है। और ये सारी चीज़ें हमारे गीता, रामायण, महाभारत और जितने भी पुराण हैं उसमें है, और हर जगह ये बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है, रीबर्थ होता है। अच्छा, क्या ये भगवान की बात है, मतलब राम और कृष्ण की बात है, इसलिए हम बता सकते हैं कि उनका जन्म सतयुग में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, या आपने प्रेजेंट लाइफ में भी कोई ऐसा केस देखा है जो ये बताता है कि हम सिर्फ कलयुग के ही अपने जो अभी तक के जन्म हैं उनके बारे में नहीं जान सकते हैं, बल्कि क्या उसके पहले वाले के सतयुग में मैं क्या थी, द्वापर में क्या थी, क्या ये आम आदमी भी जान सकता है क्या? बिल्कुल जान सकता है। एक मेरे पास केस आया था
उन सज्जन का नाम विठल है। मैं ऑन कैमरा उनका नाम ले सकता हूँ क्योंकि उन्होंने एक परमिशन दी है मुझे। उनका कहना यह था कि हमारे घर में सारे आर्य समाजी हैं, हमारे घर में मूर्ति पूजा नहीं होती। पर मुझे बचपन से ही पता नहीं क्यों भगवान कृष्ण की तरफ बहुत ही अट्रैक्शन है। 12th क्लास के बाद मैं उनकी मूर्त जो है वो अपने घर ले आया था, यानी कि लड्डू गोपाल वो अपने घर ले आए थे। जिस वजह से घर वालों ने बोल दिया कि या तो लड्डू गोपाल को घर में रख ले और या फिर तू रह ले। और इस वजह से उसने अपना घर ही छोड़ दिया 12th के बाद। माय गॉड। ठीक है, उसने 12th के बाद अपना घर ही छोड़ दिया इस वजह से। अब वो घर छोड़ने के बाद जैसे भी हुआ वो उसने प्रोग्रेस की, पढ़ने के लिए खर्चा दिया घर वालों ने, सब कुछ किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की, बट एक छत के नीचे नहीं रहे क्योंकि तुम हमारे विश्वास पे विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो उसके बाद जब उसकी शादी हुई या जो भी हो, जैसी भी उसकी लाइफ गई, वो करियर में उसने ग्रोथ पाई। उसके बाद वो मेरे पास आते हैं एक दिन और वो आके कहते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं भगवान कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्टेड हूँ, क्यों उनकी तरफ मेरी भक्ति जो है वो रुकती नहीं है। तो मुझे जब मैं वृंदावन जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं मथुरा में अपने रेलवे स्टेशन पे उतरता हूँ और मैं जितना जितना वृंदावन की तरफ बढ़ता रहता हूँ मेरे आंसू बहते रहते हैं। मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, मेरे आंसू रुकते ही नहीं हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों मैं उनकी तरफ इतना अट्रैक्टेड हूँ। द्वारकाधीश मंदिर भी मैं होके आया हूँ, ऐसे उन्होंने कई जगहों का रेफरेंस दिया। तो जब उनका पास लिव किया गया तो फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ना एक शिकारी के बारे में बताया था जिनका तीर भगवान कृष्ण को लगा था जाकर। हाँ। उस शिकारी का नाम था जरा, और विट्ठल और कोई नहीं, जरा के बेटे थे उस जन्म में। उनका कहना यह था कि जिस दिन वो तीर भगवान कृष्ण के अंगूठे में लगा था उस दिन उनके पिता जो है वो भागते हुए घर आए थे, रोते बिलखते हुए आए थे कि आज मैंने पृथ्वी के पालनहार को मार दिया है, उनके ऊपर तीर चला दिया, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। तो मैं अपना घर छोड़ कर जा रहा हूँ अपने प्रायश्चित के लिए। तो उन्होंने उस समय अपने बेटे को ये कहा था कि ताकि हमारे परिवार पे कोई प्रॉब्लम ना आए, तुम हमेशा श्री कृष्ण की उपासना करना, उनकी पूजा करना, ताकि हमारा परिवार हमेशा सेफ रहे। और उस दौरान उन्होंने बताया कि वहाँ द्वारका नगरी से फिर सारा का सारा जो गांव था, उस समय का जो जगह, उस जगह पर जो लोग रहते थे वो सब इंद्रप्रस्थ आए थे। ये बात भी उन्होंने बताई। और आने के बाद उन्होंने शिकारी वाला काम नहीं किया क्योंकि उनके पिता का एक उपदेश ये भी था कि शिकारी वाला काम मत करना। तो आके लोहार का काम भी किया और कुछ खेती बाड़ी भी की। तो यानी कि उन्होंने अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लिया और उस दिन से लेकर अपनी लास्ट सांस तक उन्होंने भगवान कृष्ण की बहुत पूजा की थी। इसीलिए उन्होंने जितने भी जन्म लिए, जो उनके रेफरेंस से पता चलता है, हाँ। उन्होंने हर जन्म में भगवान कृष्ण की ही पूजा की है। और इसी वजह से देखो 12th क्लास में बच्चा होता ही क्या है, तकरीबन मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सुनते हुए भी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी कहानी भी हो सकती है। ये देखो हर किसी की कहानी होती है और क्या होता है। बट आपने जैसे बोला ना कि काल का कोई हो सकता है क्या, ऐसा हाँ आया है, मेरे पास केसेस आए हैं ऐसे। कुछ लोग आते हैं, वो पूछने आते हैं कि क्या हम अपनी पास्ट लाइफ में भगवान शिव को देख सकते हैं, क्या ऐसा पता चल सकता है कि हम कभी उन्हें मिले थे। ऐसे कई लोगों ने ट्राई किए, इवन तो मेरे मना करने के बावजूद भी ट्राई किए। पर मेरे मना करने का कारण क्या था, आप खुद सोचिए। हम कहते हैं कि अगर हम भगवान को एक बार देख लें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ। ये बात हम मानते हैं ना? मानते हैं। तो अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो फिर आप यहाँ पर कैसे होगे? हाँ। तो जब मैं उनको कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपके ऐसा हुआ होता कि आपने उनके दर्शन किए होते तो आप तो मोक्ष प्राप्त कर चुके होते। इसका मतलब आपने उनके दर्शन नहीं किए। हाँ। पर फिर भी वो अपनी यात्रा पे चले जाते हैं, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर उसके बाद कोई भी देख नहीं पाया भगवान शिव को। नहीं देख पाया, वो चीज़ नहीं देख पाया। हाँ। तो देखो एक बात सोच के देखो ना, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान शिव के दर्शन मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मोक्ष ही मिल जाएगा तो फिर दोबारा जन्म क्यों होगा? ठीक बात। ठीक है, तो फिर लॉजिक के ऊपर आओ ना। हम एक तरफ तो लॉजिक कुछ और चलाते हैं, फिर दूसरी तरफ हम उस यात्रा पे चल पड़ते हैं। तो वो नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, आपने विट्ठल जी की जो कहानी हमें बताई, संभवतः
डाउट करते हुए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि क्योंकि वो कहानी उन्होंने कहीं सुनी होगी, बचपन में हम बहुत सी स्टोरीज देखते हैं। देखो, कहानी अगर भगवान कृष्ण पे इतना विश्वास है तो डेफिनेटली उनकी पूरी स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, उनके बारे में सब कुछ जाना होगा। हाँ। तो ऐसे में वो अभिमन्यु भी बन सकते थे, अर्जुन भी बन सकते थे। लेकिन फिर भी एक बार को मैं डाउट करते हुए ये अगर समझना चाहूँ कि मैं अगर 1 मिनट के लिए मान रही हूँ कि विठल जी ने, क्योंकि ये सारी कहानियाँ सुनी थी, उनका दिमाग ये बुन रहा था, और जब वो पास्ट लाइफ में गए तो उन्होंने वैसा ही कुछ स्टोरी कुक कर ली। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमें फिर कोई ऐसी स्टोरी बताएं ताकि हमारा और भरोसा इस पे कायम हो पाए। पहले आप इसी स्टोरी का आगे का अंत भी सुन लीजिए। हाँ प्लीज। ठीक है, देखिए, अब मैंने आपको ये भी बताया कि वो द्वारका नगरी से इंद्रप्रस्थ आए थे। आज की डेट में इंद्रप्रस्थ क्या है? दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, यही एरिया। हाँ। तो जब वो उन्होंने अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की, उस जमाने के परिवार को, तो ट्रेसेस मिले उनको कि परिवार कहीं कहीं था। जैसे कि आप आसपास के एरियाज को आप देखते हो, मेरठ हो गया, हाँ। ठीक है, मेरठ से निकले तो कहीं और चले गए, फरीदाबाद चले गए, नोएडा आ गए। हाँ। तो वो उन जगहों को जा जाके, क्योंकि उन्होंने उसको ट्रेस करने की कोशिश की, तो उनको वो रेफरेंसेस मिले कि वो परिवार वहाँ पर था। अब उसके बाद कहाँ गया और कहाँ नहीं गया, इतना लंबा तो मेरे साथ उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। हाँ। पर जितना उन्होंने बताया कि वो ये एक बार उनका फीडबैक ज़रूर आया था कॉल पे कि हाँ, मैंने 2-3 जगह चेक किया है और मेरे को मेरे उस परिवार के ट्रेसेस मिले हैं, पर वो उस जगह से आगे कहीं माइग्रेट कर गए थे। और ये तो एक देखो, कितने सदियों पुरानी बात है, कितनी बार माइग्रेशंस होती हैं। ठीक बात। ठीक है, एक लड़की होती है, वो जन्म कहीं और लेती है, उसकी शादी कहीं और हो जाती है। तो उसी तरह से उस परिवार का भी न जाने क्या क्या होता रहा, पर जो जो उनको ट्रेसेस मिले उस हिसाब से वो ये जान पाए कि ये बात तो सच थी कि द्वारका नगरी से वो जब यहाँ आए थे, आने के बाद वो उस स्थान से आगे माइग्रेट होते रहे। अब आगे की कहानी तो उन्होंने देखी नहीं थी ना, पर हाँ, ये ट्रेसेस मिल पाए। ठीक है, अब ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं जिन लोगों ने अपने आप को वेरीफाई किया। अच्छा। मैंने वैसे इस बारे में एक अपने पॉडकास्ट में, पहले किसी पॉडकास्ट में भी बताया हुआ है, पर मैं आपके रेफरेंस के लिए बताता हूँ। वो केस गूगल में भी है। मेरे पास एक सज्जन आए थे टाटा स्टील से। उनका कहना था कि उनके लेफ़्ट साइड में यहाँ पर चेस्ट में पेन होता है। तो उन्होंने अपने कई सारे टेस्ट करवाए। जैसे अब आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो मेडिकल्स तो आपके फ्री होते हैं। तो उन्होंने कई बार अपने मेडिकल करवाए, कई तरह के टेस्ट कराए, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जब पेन होता है तो ज़्यादा आपका ध्यान जो है वो हार्ट की तरफ जाता है। हाँ। ठीक है, और कभी गैस्ट्रिक ट्रबल की तरफ भी जाता है। तो वो कभी भी पकड़ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो अल्टीमेटली कई जगह घूमने फिरने के बाद, अपनी कुंडलियाँ दिखाने के बाद करा के उनको लगा कि जैसे कि चलो ये भी ट्राई कर लेता हूँ। तो वो हमारे पास आए। अब आने के बाद उन्होंने अपना पास लाइफ करवाया। जब पास लाइफ करवाया तो जाने के टाइम पे तो बड़े शांत थे, पर जब उनको लेके गए तो जो वो चिल्लाए, वो जो चीखे, पता चला जी कि जब वो पास लाइफ में गए तो 1962 की जो इंडो चाइना वॉर थी, उस दौरान उनको इस जगह पे गोली लगी थी। एंड ही वॉज नन अदर देन मेजर शैतान सिंह भाटी। जोधपुर में उनका जन्म हुआ था, मेजर रैंक में थे। रेजांगला एरिया है तिब्बत साइड में, नहीं तिब्बत में नहीं, लेह लद्दाख साइड में। हाँ, उसको लेके अभी पीछे बहुत हाँ। तो वहाँ पर उनका स्मारक भी है और वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी उस वॉर के अंदर। उसके बाद क्योंकि जोधपुर के बारे में वो जान चुके थे, अपने फैमिली के बारे में जान चुके थे, और 1962 इज़ नॉट दैट फार अवे। हाँ। तो वो फैमिली को पता करने के लिए वहाँ गए, और वहाँ जाके जब एक होटल में रुके तो अपना फ़ोन छोड़ दिया उन्होंने। फ़ोन अपना होटल में ही छोड़ दिया कि मैं बिना GPS के जाऊँगा। अच्छा। क्योंकि देखो, जोधपुर शहर इतना पुराना शहर है। हाँ। तो देखना चाहते थे कि भाई मैं क्या, मेरी कोई यादें ऐसी हैं जो मेरे को वहाँ तक ले जाएं। तो कहते पहले तो मैं भटकता ही रहा मार्केटों में, और उसके बाद जाके मुझे एक जगह ऐसी दिख गई जो मेरे बचपन से मेरे को ऐसा लगा, जैसे वो कहते हैं ना देजा वू। हाँ। तो वो उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं पहले आया हुआ हूँ। तो वहाँ से आगे लेफ़्ट राइट करते करते पहुँच गए उस घर तक। सो ये आपको आपकी रेलेवेंस का जो क्वेश्चन था, हाँ, उसको मेरे ख्याल में सेटिस्फाई करता है। तो ये मैंने केस स्टडी इसके बारे में पहले बताई भी है, बट आपने जैसे पूछा कि क्या ऐसा कोई केस आया, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए।
कुछ देश के, कुछ विदेश के, ऐसे बहुत से केसेस। उसके बाद क्या उनको जो सीने में दर्द होता था वो ठीक हो गया। ठीक हो गया? ठीक हो गया। इट टुक हिम अराउंड 3 or 4 months टाइम, बट वो सेशन के बाद क्योंकि वो इतना रोए थे, हाँ। जैसे गोली लगने पे जो पेन होगा वो तो होगा ही, ठीक है, जो वो इतना रोए थे उस टाइम कि उस समय वो जब वो उठे और उसके बाद हमने गूगल में सर्च किया क्योंकि एक नाम मिला था हमें, तो हमने गूगल में सर्च किया, वो नाम निकला, फिर उन्होंने देख के बताया कि हाँ मैंने यही शक्ल देखी थी। और वो उन्होंने उस टाइम को टोपियाँ पहनी हुई थी, तो यहाँ पर स्ट्रैप्स बता रहे थे, स्ट्रैप्स थे फेस पे, तो जो हेलमेट के स्ट्रैप्स होते हैं वॉर में तो हेलमेट ही पहना होता है, तो वो चीज़ें बता रहे थे कौन सी प्लेटून से मैं कौन सी प्लेटून में मैन्यूवर कर रहा था, तो सब कुछ बताया था उन्होंने। उसके बाद जब वो गए थे तो जाते हुए इतना उन्होंने बताया था कि मेरे को पेन यहाँ नहीं हो रहा, मेरे हेडेक हो रहा है। अच्छा। तो क्योंकि वो भी गाज़ियाबाद साइड से आए थे, यूपी में ही, या गाज़ियाबाद या फिर नोएडा, आई डोंट रिमेंबर, बट आए तो यूपी से थे और वो टैक्सी में गए थे। तो जाते जाते उनका फिर कॉल आया एक बार कि मेरा हेडेक क्यों हो रहा है, मेरा चेस्ट पेन तो ठीक लग रहा है मुझे, बट कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने ये जोधपुर वाला चीज़ वेरीफाई की तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि विद इन अ मंथ्स टाइम उनका ठीक हो गया था, उसके बाद उनको कभी पेन नहीं हुआ। तो सर मैं क्या इसका ये मतलब मानूं कि वो हमारे सवाल जिनका जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है वो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मिल जाएगा? बहुत बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जैसे फॉर इंस्टेंस कई लोगों के बर्थ मार्क होते हैं, ठीक है, अब बर्थ मार्क का क्या कारण हो सकता है, वो तो मेडिकल साइंस क्या निकालेगी उसका कारण, हाँ। ठीक है। अब कुछ टाइम पहले मैंने एक देखा है कि एक बच्चे के यहाँ पर निशान था, वो ऐसा निशान था जैसे गोली लगी होती है, तो अच्छा। जब अब वो बच्चा छोटा है, उसका पास लाइफ नहीं किया जा सकता, हाँ। जब वो बड़ा होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका निकाला जा सकता है, ठीक है। और ऐसे कई सारे लोगों के बर्थ मार्क्स होते हैं, जैसे किसी का जलने का निशान है बाजू में, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनके यहाँ पर ना जलने का निशान था पर साथ में सर्कल्स में था जैसे चूड़ियाँ होती हैं, तो पास्ट लाइफ में जाके उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड ने उनको जला दिया था, एक कोठी के बाहर, कोई जैसे वीरान से कोई कोठी होती है उसके बाहर कहीं जाकर उन्होंने जला दिया था। तो उन्होंने लास्ट में उनका हाथ पकड़ा था अपने हस्बैंड का, और जो हाथ पकड़ा था उस पर जो आग लग गई थी, क्योंकि साड़ी का होता है ना लपेटा जाता है, तो लपेटी गई थी और उसके नीचे चूड़ियाँ थी, तो वो पूरा जो सर्कल में निशान बने थे वो सारे निशान अब उनके लाइफ में है, इस टाइम में उनकी बाजू पे हैं। तो ऐसे कई लोगों के जो बर्थ मार्क्स होते हैं वो भी क्या है, वो भी तो उसका भी रिलेवेंस इसी से मिलता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बर्थ मार्क्स का रिलेवेंस भी निकल आता है। अब किसी की लाइफ में जैसे किसी का बर्थ हुआ, देखने में बहुत सुंदर है पर फेस पे कोई एक बड़ा सा ऐसे बर्थ मार्क है, कईयों के चेस्ट पे होते हैं। मेरे पास एक केस आया था बच्चे का, उनकी दादी कहती है यहाँ पर उसके जलने का निशान है, तो बच्ची थी, तो दादी कहती कि उसके चेस्ट पे निशान है, वो दिखा नहीं सकते डेफिनेटली, बट वो कहते कि उसके जलने का निशान है, और वही निशान उसके दादा के चेस्ट पे भी था जो अब नहीं थे लाइफ में। अच्छा। तो बाद में उनका कहना ये था कि उसकी सारी आदतें वही हैं जो उसके दादा वाली थी, मतलब उनके घर में कोई दही नहीं खाता था, हाँ। या वो दादा खाते थे या वो पोती खाती है, ठीक है। अच्छा। तो वो दादा है नहीं अब, बट वो पोती वही चीज़ें मांगती है जो उनके दादा पसंद किया करते थे। तो वो जैसे होता है ना कि खाना खाने के टाइम पे वो मट्ठा कहते हैं, तो वो मट्ठा मांगती थी और वही उसके दादा मांगा करते थे, और कोई नहीं पूरी फैमिली में खाएगा पिएगा कुछ भी ऐसा कुछ। उनको चमचम होती है एक, हाँ। चमचम बहुत पसंद थी, हाँ। तो वही चमचम उसको पसंद थी। आप उसके सामने काजू कतली कितनी फेवरेट होती है लोगों की, हाँ। काजू कतली रख दो, कुछ भी रख दो, हाँ। ना मुझे खाना चमचम ही है। तो वो ऐसी कुछ चॉइसेस मिल जाती हैं, और देखो दोनों का बर्थ मार्क भी सेम था, तो वो वहीं से कहीं ना कहीं उसका भी रेलेवेंस मिलता है। सो एट टाइम्स आपके कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो मेडिकल हिस्ट्री या फिर मेडिकल टर्म्स में नहीं मिल पाते, इवन दो मेडिकल क्या है, एक साइंस ही तो है, बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी उसी साइंस का अंश होते हुए भी वो क्वेश्चन मार्क के दायरे में है, बट जो जवाब इसके पास है वो जवाब उसके पास नहीं है। हाँ। सो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती भी हैं, बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क के दायरे में आती है।
क्या मैं इसका मतलब ये भी मानूं, आपने कहा कि उसके दादाजी भी छाछ लेते थे, वो भी छाछ पीती थी, उसके दादाजी चमचम खाते थे, इसको भी चमचम पसंद है, तो क्या इस जन्म में अगर मेरे अंदर कोई ऐब है, मैं शराबी हूँ, मैं जुआरी हूँ, तो वो क्या मैं लेके अगले जन्म में जाऊँगा? जा सकते हैं हाँ, आपकी चॉइसेस आपके साथ जा सकती हैं, जैसे उनकी चॉइसेस गई। हाँ। अब उन्होंने मट्ठे की बात की, उन्होंने चमचम की बात की, तो अगर शराब थी तो शराब भी हो सकती थी। हाँ, तो भाई अच्छे से अपना जो भी व्यसन है, जो भी बुरी आदतें हैं, वो अभी ख़त्म कर दो। वो ऐसा नहीं हो कि कई लाइफ आपके साथ चले। आपके पास आपके जीन्स भी आते हैं, आपके फैमिली ट्रेट्स भी आते हैं, आपका प्रारब्ध भी आता है, बट उसके साथ साथ भगवान ने आपको विवेक भी दिया, आपको दिमाग दिया। और मजाक में कहा जाता है कि कुछ लोगों का दिमाग उनके घुटने में होता है, नहीं, दिमाग यहीं पर होता है और वो सबसे ऊपर होता है। तो अगर ऐसी कोई ऐप वाली चीज़ है तो दिमाग यूज़ करो और जानो कि वो आपके लिए कितना बुरा हो सकता है। हाँ। तो बस उसको यूज़ करो और अपने ऐप जो है अपने आप से दूर रखो। मुझे ये बताइए कि हम एक माँ के 4 बच्चे हैं, उसे एक बहुत प्रिय होता है, या हमारे 4-5 मित्र हैं, मेरा एक दोस्त मुझे बहुत प्रिय होता है, तो ये भी क्या पास्ट लाइफ का है कि 4 बच्चों में मुझे वो बच्चा ज़्यादा पसंद है? देखो, ऐसा हो सकता है और कई बार ऐसा नहीं भी होता। फॉर इंस्टेंस, ज़्यादातर ना माना देखा गया है कि बड़े बच्चे के साथ ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एक टाइम तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बड़ा बच्चा ना इंडिपेंडेंट हो जाता है। हाँ। हम हमेशा कहते हैं बड़ा बच्चा जो है ना वो समझदार है। हाँ। वो तो समझदार है, वो तो इसे कर लेगा या कर लेगी। हाँ। छोटा जो है ना वो चुलबुला है या चुलबुली है, तो उसे थोड़ा ध्यान ज़्यादा की ज़रूरत है। हाँ। बड़े को बोल दिया जाता है छोटे का ध्यान रखना। बड़ा 8 साल की उम्र में ही बड़ा हो जाता है, छोटा 20 साल तक छोटा ही रहता है। वो तो सारी उम्र ही छोटा रहेगा। हाँ। ठीक है, तो पेरेंट्स भी उसी का ध्यान रखते हैं, वो बड़ा भाई बहन जो भी है वो भी उसी का ध्यान रखता है। हाँ। तो इवेंचुअली क्या हुआ, क्योंकि वो सबसे छोटा है तो वो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान उसको दिया जाता है या फिर उसको सबसे ज़्यादा प्यार दिया जाता है। और ज़्यादातर बड़े बच्चे जो होते हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं कि वो तो आपका लाडला है, आपकी लाडली है। मेरे एक पड़ोसी हैं, वो कहते हैं, देखो मैं थोड़ा सा वर्ड ऐसा यूज़ करने वाला हूँ, कहते हैं कि छोटे, पंजाबी में बोलते हैं, छोटे विचारे होंगे बड़े हरामजादे होंगे। क्योंकि वो बड़े हैं। हाँ। ठीक है, तो वो ऐसे बोलते हैं, अपनी मम्मी के सामने बोलते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो आपने हमेशा एक कंधे पे वो रखा है कि जिम्मेदारी। हाँ। कहते मैंने तो अपना बचपन में भूल गया था मैं, और ये आज तक बचपना ही झेल रहा है, सब कुछ उसी को मिल रहा है। हाँ। तो वो तो जब उसके घर जाती हैं, छोटे बेटे के घर, बेचारे नू ए हो गया, बेचारे नू ओ हो गया। और जब बड़े के घर आती हैं, मेरा पुत्र तो समझदार है, ऐसे कर ही लेगा। तो मतलब वो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसे बोलती हैं कि शायद बड़ों को ये लगे कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, बट साथ ही साथ उनको ना वो एक कमी लगती है। वो जो इनर चाइल्ड होता है वो कहीं ना कहीं कभी हर्ट हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम का एक कारण बन सकता है। सो इट डिपेंड्स, आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है। होता है पास्ट लाइफ का कारण भी हो सकता है कि 4 में से एक ज़्यादा प्रिय है, बट ये कारण नहीं भी हो सकता। ये कई बार हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि हम ऐसा कर लेते हैं। गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जिनकी ये हमेशा कंप्लेंट रहती है, क्योंकि मैंने पहले भी एक आध PLR वाले पॉडकास्ट किए हैं, तो उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि 2 चीज़ है। पहला तो हमें ट्रस्ट नहीं है सामने वाले के ऊपर कि वो हमें अगर हमारी पास्ट लाइफ में लेके जा रहा है, या उन्होंने खुद अगर हमारी पास्ट लाइफ देखी है तो वो सच है या झूठ है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे बहुत से व्यूअर हैं जो कॉमेंट सेक्शन में ये कंप्लेन करते हैं कि फीस ऐसी नहीं थी जो अफोर्डेबल होती। हालांकि हम चाहते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं जानना चाहता हूँ उसकी वजह, लेकिन मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं। उन मेरे व्यूअर्स के लिए ये मेरा आपसे सवाल है कि क्या अगर मेरा कोई भी व्यूअर घर पे बैठे बैठे ये जानना चाहे कि वो पिछले जन्म में क्या था, तो उसका भी कोई प्रोसेस है? देखो, मैंने कई सारे अपने पास्ट लाइफ के जो सेशंस हैं वो पब्लिश किए हुए हैं यूट्यूब पे, और कई सारे पूरे गए हुए हैं। अच्छा। ठीक है, अगर पूरे गए हुए हैं, आप उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हैं। बट आप एक बात को समझिए, किसी की प्रॉब्लम थी मनी को लेकर, तो वो मनी वाला है, स्क्रिप्ट पूरी मनी वाली गई हुई है। किसी की प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप को लेकर, तो रिलेशनशिप वाली गई हुई है। और किसी की प्रॉब्लम अगर मान लो शादी को लेकर थी, अपने पेरेंट्स को लेकर थी, और XYZ कुछ भी थी, तो
वो सारे आपको देखने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पे कौन सी सूट करती है। अब करने को तो मैंने किन्नर का भी कर रखा है। अच्छा। ठीक है, अब अगर कोई किन्नर जानना चाहे कि मैं किन्नर क्यों था या हाँ, क्यों थी, हाँ। व्हाटएवर, तो उसके लिए भी उसकी स्क्रिप्ट है। अगर मैंने किन्नर मैं का बीच कर में रखा टोक रही हूँ, ये किन्नर वाला प्लीज़ अगर आप केस स्टडी बता पाएँ अगर पॉसिबल है तो। किन्नर वाले के टाइम में तो ऐसा हुआ था जैसे हाईजैक होता है। मतलब आपने कभी सुना है, आप तो रिपोर्टर रह चुकी हैं, तो आपने सुना ही होगा कि प्लेन हाईजैक होते हैं। हाँ। हमारा ऑफिस हाईजैक हुआ था। हमारे ऑफिस में 6 किन्नर आए। आने के बाद ए बंद करो बंद करो बंद करो, उन्होंने पहले तो हमारी सारी लाइटें बंद करा दी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कैमरे कहाँ से बंद होते हैं, क्योंकि पूरा ऑफिस सीसीटीवी कैमरास में है। तो उन्होंने सबसे पहले तो कैमरे बंद करवाए कि हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में किसी को पता चले। उसके बाद लाइट्स ऑन हुई। फिर उसके बाद हम, मेरे साथ जो मीटिंग थी, पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे उनसे मिलना ही नहीं चाहिए, भाई वो इतना डोमिनेट क्यों कर रहे हैं मेरे पे, तो वो मुझसे सेशन करवाने आए या मेरा सेशन करने आए हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर वो होता है ना कि यार एक बार बात करके देखो तो सही। तो बात करके देखी तो ठीक है, उनका नेचर ऐसा था, बट दे हैड अ वैलिड क्वेश्चन कि मैं किन्नर क्यों। तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन मेरे पास जो आया है, वो अगर ये निकल आया, इसका जवाब निकल आया, तो मेरे लिए भी तो एक लर्निंग होगी। हाँ। तो मैं कहा ठीक है यार, थोड़ा सा आप अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखो, अब इनकी बात भी सुननी ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका सेशन करते हैं। फिर एक और नई शर्त आ गई कि कैमरे आप अपने यूज़ नहीं करोगे, हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, हम अपना कैमरा खुद यूज़ करेंगे। कि आप अपना कैमरा यूज़ नहीं करोगे, सब हम लेके आए। तो उनके पास तो मैं कहता हूँ बेस्ट टू बेस्ट कैमरास थे, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी। हाँ। तो 6 लोग आगे बैठ गए अंदर। अब मैं उनको बोलूँ कि भैया आप एक जना बैठ सकता है, जो सेशन हो रहा है, क्या पता उसकी स्टोरी कुछ ऐसी निकल आए जो वो नहीं बताना चाहता। आप ऐसे कैसे किसी की लाइफ देख सकते हो। तो वो जिसका सेशन होना था उसी ने अलाउ किया कि नहीं ये चुप रहेंगे, अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हुई तो उसके लिए ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, तो आप इनको बैठा के रखो, ये आवाज़ नहीं करेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो सेशन है वो इनके सामने हो। तो उनका सेशन हुआ, उनकी रिकॉर्डिंग हुई, सब कुछ हुआ, बट नथिंग ऑन आवर गैजेट्स। तो उनका जब सेशन किया गया तो पता चला जी कि पास्ट लाइफ में देवर गून्स, दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज अ गून। ठीक है, तो वो लुटेरे थे। अब वो लुटेरे क्या करते थे कि जब होता ना कि एक शहर से या एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, जैसे कोई बारात जा रही है, कुछ जा रहा है, तो उनको रास्ते में लूटा करते थे। लूटने के बाद जो जवान लड़के या लड़कियां होते थे, तो कई लोग तो उनके साथ सेक्स करते थे, और उसके बाद उनके देते थे, और लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते थे, सो दे यूज टू डू सच थिंग्स। और देखो अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो कहाँ उसमें जान बचेगी, वो तो वैसे ही मर जाएगा। हाँ। तो कई लोग अगर सर्वाइव कर भी पाते थे तो 1-2 दिन में मर जाते थे तड़प तड़प के, और अगर कोई नहीं बचा तो नहीं बचा। तो अब भगवान ने फिर वही लाइफ उनको दे दी ऐसी कि अब ना वो इधर आते ना वो उधर आते हैं। तो ये सब कुछ हुआ था, जिसके बाद फिर सबके आंखों में सिर्फ आंसू थे। जितना वो तड़कते भड़कते आए थे, उतना ही वो शांत होके जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ वापस चले गए थे। हाँ, अपनी रिकॉर्डिंग साथ में लेके गए थे, बट वो इतना शांत मैंने कभी किसी ऐसे किन्नरों को नहीं देखा। आज तक कितनी बार होता है कि हमें मिल जाते हैं, कई बार रास्ते में मिल जाते हैं, हाँ। बट इतना साइलेंट, बिल्कुल चुपचाप, जैसे आंखों में आंसू, ऐसे वो निकले थे बाहर। तो ये भी एक लर्निंग थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया आई डोंट नो, क्योंकि ऐसे जो आए ही ऐसे थे कि हाईजैक कर लें ऑफिस को। उन्होंने क्या ही अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दी होगी और क्या किया होगा। तो उसके बाद उनका कोई कॉन्टैक्ट हुआ नहीं, बट वो जवाब लेके गए थे। और उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाकी 5 ये सोच सके कि हम भी करवाएंगे, क्योंकि एक ही की वो सफरिंग देखने के बाद उसके बाद दे हैड नो करेज टू गो थ्रू द सेशन। पर उन्हें भी ये क्लियर हो गया कि हमने ही कुछ ऐसा किया होगा yes. जिसके चलते हमारे साथ ये तभी वो हुआ। आंसू थे। मैंने उनको रोका भी, मैंने उनको चाय ऑफ़र की, पानी ऑफ़र किया, हम नींबू पानी वगैरह, भाई सर दर्द ना हो, कुछ ना हो, हम वो चीज़ें देते हैं। तो नहीं, दे जस्ट सेड कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, और अब हम आपको भी शक्ल नहीं दिखा पा रहे हैं।
तो उनका कहना आगे से ये था। क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद हर शख्स ऐसे ही रोते तड़पते बिलखते जाता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने जिन जवान की बात बताई जो 1962 में गोली जिन्हें लगी थी, वो भी बहुत चीखे चिल्लाए और रोते तड़पते गए। अब इन किन्नर की आपने बात बताई तो उनका केस भी ऐसे ही था। क्या ज़्यादातर मामले ऐसे रहते हैं? देखिए, जैसा आप केस लेकर आओगे वैसे ही कुछ ना कुछ लेके जाओगे। अब मेरे पास एक केस आया था, गुजरात का लड़का, बहुत रिच फैमिली है, मल्टी मिलियनर कहना चाहिए कि उनके ज्वेलरी के भी उनके चेन ऑफ वो है शॉप्स है, और उनकी कपड़े की भी बहुत बड़ी एक चेन है। तो वो जैसे होलसेलर्स होते हैं, तो उनका अकेला बेटा, जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा बिजनेस संभाले। अब बेटा चाहता है कि मैं तो उसमें बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं नहीं, आपको ये काम करना है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे को मेरी लाइफ जीनी है। तो पेरेंट्स का काफ़ी होल्ड था, तो वो कहते हैं ठीक है, नहीं करूँगा, फिर क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों के साथ घूमने के बहाने मुंबई जाता है और वहाँ जाके एक जैसे होता है स्क्रीन टेस्ट देता है। अब स्क्रीन टेस्ट सोचो क्या हुआ है कि डायलॉग मिले उसको, वो डायलॉग उसके हाथ में है, वो डायलॉग हिंदी में ही होंगे, पंजाबी बोलना शुरू कर देता है। ऑल ऑफ सडन जो पंजाबी ना, उसका कोई पंजाबी फ्रेंड, उसके फैमिली का कोई पंजाबियों से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं हम गुजरात से बाहर नॉर्थ साइड कभी आए नहीं, हम राजस्थान नहीं गए तो हम दिल्ली कहाँ से आएंगे और पंजाब कहाँ से जाएंगे। हमारे तो कोई अगर कोई आते भी हैं, हमारे जो कस्टमर वगैरह हैं पंजाबी हैं भी, तो कहते हैं मैं हर किसी से डील थोड़ा ना करता हूँ, मैंने तो इतने सारे लोग रखे हुए, वो डील करते हैं। मेरा काम तो बस ये है कि मैनेज करना, और उसके लिए मैंने मैनेजर्स रखे हुए। तो मेरा तो ऐसा कोई है ही नहीं कि पंजाबियों से मेरे को वास्ता पड़ा हो। ऑल ऑफ सडन ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन पंजाबी, और डायलॉग सारे पंजाबी में बोल रहा है। तो वो एक अचंभे वाली चीज़ थी। वो जब घर आके उसने बताया, पहले तो उसको बहुत डांट पड़ी कि तेरे को मना किया था, तू फिर वहाँ पहुँच गया भाई। तो तू आगे से कहीं तेरे को दोस्तों के साथ नहीं जाएगा, ये है वो है। तो वो लड़का काफ़ी जैसे डिप्रेसिव सा था, क्योंकि भाई मेरे साथ ये हुआ क्या एकदम से। फिर पेरेंट्स को भी लगा कि यार अब इस सवाल का जवाब तो चाहिए, ये पंजाबी कहाँ से आ गई बीच में। तो उन्होंने कई चैनल्स खंगाले, काफ़ी कुछ देखा, कईयों को शॉर्टलिस्ट किया होगा, उनमें से उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया कि चलो इनके पास जाते हैं। फिर मेरी डेट वगैरह ली उन्होंने, और सूरत से आए थे शायद। तो आए, तो आने के बाद दे हैड दिस क्वेश्चन, हम पहली बार दिल्ली आए हैं, तो अब ये बताइए कि हमारा पंजाबियों से क्या लेना देना। तो मैं कहा सर अब ये तो सेशन करके पता चलेगा, आपका मुझे क्या पता क्या लेना देना है। तो उनका सेशन किया जी। सेशन करके पता चला कि पास्ट लाइफ में उनका नाम सुभाष ढिंडसा था, फगवाड़ा या फिर ऐसी जगह पे पंजाब में कहीं उनका जन्म हुआ था। और उस लाइफ में वो पंजाबी फिल्मों में हीरो थे वीरेंद्र के नाम से। अच्छा। और वीरेंद्र कौन है? धर्मेंद्र के कज़न भाई। अरे। और उनकी डेथ हुई थी 1988 में, किसी ने गोली मार दी थी। तो ये सब उन्होंने उस लाइफ के बारे में देखा, और तब उन्हें ये चीज़ें पता चली। अब देखो, अगर आप वीरेंद्र का घर ढूंढने जाओ पंजाब में, हाँ, तो कितना आसान है। हाँ, उन्हें गोली लगी थी या नहीं ये भी पता चल जाएगा। नहीं, वो लगी हो तो गूगल में भी है, वो तो हमने इतना तो रिसर्च कर ही लिया। हाँ, तो गूगल में बता रहा है, और 1988 ही बता रहा है। ठीक है, तो 48 में उनका जन्म हुआ था, 88 में उनकी डेथ हुई थी। और ये सब तो गूगल में है, तो ये तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर वो चाहें तो हम वहाँ तक जा सकते हैं, और अब वो गए या नहीं गए ये तो उनको पता है। बट हाँ, इस चीज़ का उनको रेलेवेंस मिल गया कि ये मेरे मुंह से पंजाबी कैसे निकली थी। उन्होंने अपने आप को, फ्लैश लाइट्स हुआ करती थी तब कैमरन की, हाँ, तो वो फ्लैश लाइट्स चलते हुए देखा, कंटेसा गाड़ी देखी, फिएट देखी, अपने पास 2-3 गाड़ियाँ थी, तो उस टाइम की वो गाड़ियाँ उन्होंने देखी अपने पास। और किसी ने आके उनको गोली मारी, सामने से आके गोली मारी, तो ये देखा। उसके बाद इनफैक्ट मैंने पहली बार, क्योंकि मैंने पंजाबी मूवीज़ कभी देखी नहीं हुई, तो मैंने यूट्यूब में रिसर्च किया कि वीरेंद्र ब्रदर ऑफ धर्मेंद्र मूवी। तो मैंने एक मूवी देखी जिसमें दोनों इकट्ठे इनेक्ट कर रहे थे। अच्छा। तो मुझे भी नहीं मालूम था इस बारे में, इवन दो आई एम पंजाबी, बट मेरे को भी इस बारे में मालूम नहीं था।
तो ये चीज़ें भी तब मालूम पड़ी। अभी देखो अब कितना बड़ा रेलिवेंस निकला है। हाँ। ठीक है, मैं कैसे जान सकता हूँ? धर्मेंद्र जी का कोई भाई भी था, वीरेंद्र था, और वो भी सुभाष ढींडसा जिसका नाम था, ढींडसा, या हो सकता प्रोनाउंस मैं गलत कर रहा हूँ, बट सुभाष तो था फर्स्ट नेम। ठीक है, तो वो इतना बड़ा रेलिवेंस मिला है, अब इससे ज़्यादा और क्या बता सकता हूँ मैं।